हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। अब क्वेश्चन सीसीएस में किस तरीके से आ सकता है, वो इस तरीके से आ सकता है कि आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 1 की पहली लाइन ही लिखी हुई है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग द वर्ड यूनियन इन प्रेफरेंस टू फेडरेशन। अब देखिए, दो टर्मिनोलॉजी होती है, यूनियन ऑफ स्टेट और एक होता है फेडरेशन। तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों चूज करा? आप देखेंगे कि हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, तो हमने ये वर्ड क्यों चूज करा? एक क्वेश्चन ये है, कैन देयर बी अ सेसेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। क्या हम अपने इंडिया की टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? है ना। एक क्वेश्चन ये है, इज द यूनियन ऑफ इंडिया अ फेडरेशन। तो ये हमारा कुल मिला के क्वेश्चन है। आंसर रीड कराने से पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। तो अच्छा देखिए, जैसे कि सीआरपीसी है या सीपीसी है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जितने भी एक्ट्स हैं आप देखेंगे वहां सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, है ना। मगर यहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 1 2 3 इस सीरीज में चलता है आर्टिकल के हिसाब से। तो जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वो हमारा दे रखा है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 में। मतलब इसका जिक्र आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के में है। तो मैं आपको सीधा बेयर एक्ट पे ले आता हूं। देखिए टॉपिक का नाम प्रीएम्बल तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, अब उसके सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है, पार्ट 1। ये पार्ट 1 में दे रखा है क्या, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखिए, आपका जो आर्टिकल है यहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रीएम्बल आर्टिकल का पार्ट नहीं है ना। उस पर हम अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है ना। बेरूबारी केस में क्या बोला था कि नहीं है, केशवानंदा केस में बोला था कि है, उस सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। अब देखिए, पहला आर्टिकल क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कि क्या नाम होगा हमारे यूनियन का। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सब क्लॉज 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहां पर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी, तो अब यह बात निकली कि भाई क्या नाम रखा जाए हमारे यूनियन का। तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत, कुछ लोगों ने कहा इंडिया। लोगों ने कहा कि भाई इसका ट्रेडिशनल नाम जो भारत है वही रहना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो जो हमारी पहचान पूरे वर्ल्ड में इंडिया के नाम से वो नाम चलना चाहिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे वर्क किया, उन लोगों ने दोनों नाम रखा, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है। आप ये भी देखेंगे इससे यहाँ पे कहीं रिलीजन का जिक्र नहीं है कि इंडिया डेट इज हिंदू स्टेट या इंडिया डेट इज मुस्लिम स्टेट, इस तरीके का कोई जिक्र नहीं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है बहुत बड़ी, कि किसी भी हमने रिलीजन को एक ऊंचा दर्जा नहीं दे रखा, सब हमारे लिए बराबर है। ठीक है। तो आप देखिए, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था। आपने देखा होगा क्वेश्चन में भी जिक्र था कि एडवांटेजेस क्या है यूनियन चूज करने की इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। तो इस पे हमें थोड़ा सा एक बार मैं आपको समझा दूं। अब देखिए, अब फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है ना, फेडरेशन जो वर्ड है वो आप देखेंगे यूएसए में यूज होता है। मैं भी यूनियन ऑफ स्टेट में आऊंगा जो इंडिया में है, पहले आप फेडरेशन ऑफ स्टेट समझा दूं, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब यूएसए का क्या सीन था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वहां पे 13 कॉलोनीज थी। कॉलोनीज को आप इस तरह समझ सकते हैं कि 13 स्टेट थी मान लीजिए। ठीक है। अब 13 स्टेट ने, अब वो हर एक की स्टेट अपने आप में कमजोर थी। ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, सारी 13 स्टेट मिल गई, आपस में मिलके इन्होंने अपना एक यूनियन बनाया, या कह लीजिए इन्होंने अपनी एक कंट्री बनाई। ठीक है। जिसका नाम क्या पड़ा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यानी कि आप यहां देखेंगे कि स्टेट्स के पास कितनी पावर है। स्टेट्स आई आगे आगे आके, उन्होंने बातचीत करी आपस में बैठ के एक तरीके से एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट करके उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया। देखिए सिंपली फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट जो है आपकी, वो एग्रीमेंट करती है आपस में, सारी स्टेट ने एग्रीमेंट करा, अपना एक यूनियन बना लिया, अपनी एक कंट्री बना लिया। तो इसलिए कहलाती है फेडरेशन ऑफ स्टेट। यानी कि यहां पर आप देखेंगे स्टेट के पास ज्यादा पावर है। स्टेट कभी भी चाहे तो अपने आप को अलग कर सकती है। भाई एक एग्रीमेंट के तहत तो वो यूनियन में आई है, भाई एक स्टेट एक एग्रीमेंट के तहत यूनियन के अंदर आई हुई है, इसलिए स्टेट के पास ज्यादा पावर है, इसलिए इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज करा गया अमेरिका के अंदर। मगर आप हमारे इंडिया में देखेंगे तो आप समझेंगे क्या रीजन रहा कि क्यों हमने यूनियन ऑफ स्टेट चूज करा है, तो आप भी समझेंगे बड़ा वैलिड रीजन इसके पीछे। अब देखिए क्या है, यहां पर तो स्टेट के एग्रीमेंट सही, मगर हमारे वहां क्या था, जब आजाद हमारा देश हो गया तो यहां पर जब आजादी हमें मिली उसके बाद क्या था, इंडिया एक पूरा अपने आप में अखंड पूरा एक होल इंडिया है। ठीक है। ये कोई स्टेट एग्रीमेंट कर करके नहीं बना। हाँ, हमने क्या करा अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ताकि हम आसानी से अच्छे से देश को चला पाए, हमने स्टेट को मतलब स्टेटों में बांट दिया इंडिया को, कि जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, और आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब,
हरियाणा, तो ये स्टेट्स में हमने बांटा। समझ रहे हैं आप, यहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए इंडिया अपने आप में एक समूचा पूरा इंडिया है, ठीक है, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं। तो अब क्या है, मगर हमने कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने उनको स्टेट में बांटा, कोई एग्रीमेंट नहीं करा। आप समझ रहे हैं, हमने कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको बांट दिया कि भाई ये स्टेट ये है, ये स्टेट ये है, ये स्टेट ये है, मगर सारे एक यूनियन का हिस्सा है। और यहां पे क्या था, स्टेट मिलके आई आपस में और वो एक यूनियन बनाया। हमारा तो ऑलरेडी यूनियन था, हमने स्टेट को बांटा अपने कन्वीनियंस के लिए, तो इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट यूज करा। और आप एक चीज और देखोगे, जैसे यहां पर स्टेट्स की पावर है, यहां पर कोई स्टेट को पावर नहीं है। कल को आके यूपी ये नहीं कह सकता कि हमें जो है भारत से अलग कर दो, है ना, या फिर गुजरात कहते हैं हमें भारत से अलग कर दो, इतनी पावर नहीं है स्टेट्स के बाद, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसीलिए हमने वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट यूज करा। आप देखेंगे बड़ी समझदारी से हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने वर्ड्स को यूज करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी जब मैं आंसर रीड कराऊंगा यही आपको इसके अंदर मिलेगा। आप कहे तो मैं ये पार्ट का आंसर रीड ही करवा दे रहा हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन रही ना जाए। अब देखिए, ये मैंने आपको जो पढ़ाया था, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, देखिए सब चीज वही आती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आंसर आप अपने आप लिख लोगे अगर आपने समझ लिया तो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली viewed that describing union as a federation is not necessary। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने यूनियन वर्ड चूज करा। अब देखिए यहां पे लिखा एडवांटेज ऑफ चूजिंग द वर्ड यूनियन, क्यों यूनियन चूज करना एडवांटेज रहा। अब देखिए, द टर्म यूनियन वाज अ डेलिबरेट चॉइस, मतलब सोच समझ के हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने रखा था ये वर्ड। अब इन कंपेरिजन टू फेडरेशन, अब क्या रीजन था, देयर आर एडवांटेज, दीज एडवांटेज आर दैट state shall have no right to recede from the federation because union of india is not a product of agreement among the unit like american federation। यानी कि इंडिया के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, इंडिया के अंदर कोई स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रखा कि आप जो है कल को कह दो हम अलग हो जाएंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टेट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। सेकेंडली, यूनियन इंप्लाइज इनडिस्ट्रक्टेबल एमलगेमेशन ऑफ 2 और मोर स्टेट। हाँ, आप स्टेट को तोड़ सकते हो, जैसे कि आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश के अंदर से तेलंगाना निकला और उत्तर प्रदेश में से ही हमने उत्तराखंड को अलग किया सन 2000 में। तो ये सब चीजें तो हो सकती हैं, समझ रहे हैं आप, मगर आप कोई स्टेट ये बोल दे कि मैं अलग हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में आपको एक चीज पढ़ा देता हूं, देखिए यहां पे लिखा है ना, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, सेंस ऑफ यूनिटी दिखाता है, ये एक हमारी एकजुटता दिखाता है। तो भारत क्या है, छोटे छोटे प्रांतों का एक यूनियन है, हम अमेरिकन फेडरेशन की तरह नहीं है। ये वर्ड आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में लोग कंफ्यूजन हो जाता है। हमने यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए चुना क्योंकि स्टेट के पास इतनी पावर नहीं कि वो अपने आप को अलग कर दे। हाँ, हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वर्ड हमने जो चूज करा यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो भारत क्या है, छोटे छोटे प्रांतों का एक यूनियन, एक समूह है, ठीक। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्हाइल एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट फॉर कीपिंग द वर्ड यूनियन सेड though India was to be a federation, the federation was not the result of an agreement by the state to join a federation। मतलब हमारा इंडिया फेडरल तो है, आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हमारा कंट्री का यूनिटरी है कि फेडरल है, वो पढ़ा दिया मैंने आपको। तो आप देखेंगे कि हमारा कंट्री जो है फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी कि डुअल पॉलिटी हमारे वहां, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, आसानी से आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी विशेषताएं किसकी है, फेडरल की, है ना। मगर यूनिटरी हम कहते हैं कि ना हमारा क्वासी फेडरल है। क्यों हम कहते हैं क्वासी फेडरल है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर सेंट्रल एक ऊपर रोल प्ले करता है स्टेट के, ठीक है। यूनिटरी हम हो जाते हैं कब, जब इमरजेंसी आ गई देश में, कुछ सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यहां पे ये कह रहा है, डॉक्टर बी अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि एग्रीमेंट जो है हमारे वहां कोई एग्रीमेंट से स्टेट नहीं बने हैं कि एग्रीमेंट से आके उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया अमेरिका की तरह, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, The federation was not the result of an agreement by the state to join in a federation and that the federation not being the result of an agreement, कोई agreement नहीं हुआ। No state has the right to cede from it, कोई state अपने आप को अलग नहीं कर सकती। The federation is a union because it is indestructible, though the country and the people can be divided into different states। हाँ, आप स्टेट में डिवाइड, मतलब आप स्टेट बांट सकते हो, है ना। जैसे कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकाल दिया आपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। मगर आप ये नहीं कर सकते कि आप अमेरिका की तरह एक एग्रीमेंट से स्टेट आए, ये सब तरीका नहीं है हमारे वहां कि आप कोई स्टेट कल को कह दे कि हम अलग हो जाएंगे, इस तरीके का नहीं है। तो द अमेरिकन हैड टू वेज वॉर टू स्टेब्लिश दैट द स्टेट हैव नो राइट टू सेसेशन एंड दैट बेटर फेडरेशन वॉज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो आपने ये पढ़ लिया, ये आंसर मैंने आपको ये वाला आंसर समझा दिया। अब हम आगे आते हैं,
पूरा आर्टिकल 1, 2, 3, क्योंकि हमें पूरा आर्टिकल पढ़ना है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 पढ़ाया था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब हम आते हैं सब क्लॉज 2 पर। ये क्या है? द स्टेट एंड द टेरिटरी शैल टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब जो फर्स्ट शेड्यूल में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसके अंदर सारे स्टेट्स का नाम दे रखा है और यूनियन टेरिटरी का नाम दे रखा है। देखिए सब क्लॉज 3 पढ़ाता हूं मैं आपको। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ। अब इंडिया की जो टेरिटरी किस किस चीज से बनी है? जो टेरिटरी है भारत, आप जो देखते हैं नक्शे में, उसके अंदर स्टेट्स आपको दिखेंगे, टेरिटरी ऑफ द स्टेट दिखेंगे, मतलब आपको स्टेट्स दिखेंगे, और क्या दिखेगा? यूनियन टेरिटरी दिखेगा, है ना, यूटी होता है ना, यूनियन टेरिटरी आपको दिखेगा, और सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, एज में बी एक्वायर्ड, ऐसी टेरिटरी जो हमने एक्वायर करी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक्वायर भी हमने करी है? हाँ बिल्कुल करी है हमने एक्वायर। हमने कौन कौन सी टेरिटरी एक्वायर करी है? जैसे कि आप देखेंगे दमन एंड दीव, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब हमने एक्वायर करी है, ठीक है। आप जानते हैं गोवा हमारा मतलब भारत का हिस्सा नहीं था पहले, अब उसमें क्या है, पोर्टुगीज के हिस्से में था, तो हमने वहां पे लड़के उनको हरा के उनको कॉन्क्वेर करके हासिल किया है, ठीक है। सिक्किम तो खुद ही मर्ज हुआ है हमारे इंडिया में, ठीक है, और पुडुचेरी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि एक्वायर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। खरीद के, आप किसी टेरिटरी को खरीद भी सकते हैं इंडिया चाहे तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अलास्का जो था वो रशिया का पार्ट था, अलास्का जो है रशिया का पार्ट था, मगर अमेरिका ने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो ऐसे इंडियन टेरिटरी भी कोई मतलब टेरिटरी को खरीद सकती है। तो आप समझ रहे हैं एज में भी एक्वायर्ड का क्या मतलब है। या हमें कोई गिफ्ट कर सकता है, या लीज पे मिल सकती है ना, लीज पे हमें दे दिया किसी टेरिटरी ने, तो वो भी एज में भी एक्वायर्ड का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। या जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था अभी, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम, पुडुचेरी, ये सब क्या है? ये हमने एक्वायर करा है, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। आगे आते हैं हम। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी टोटल कितनी स्टेट्स हैं इस वक्त इंडिया में, कितनी जो स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। आप जानते होंगे पहले 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी थी हमारी, 28 स्टेट और 7 यूटी थी हमारी, ठीक है। मगर अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हमारे वहां आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में से एक तेलंगाना निकला, तो हमारी कितनी यूटी हो गई, उसके बाद कितनी स्टेट हो गई? 29 स्टेट हो गई और 7 यूनियन टेरिटरी। मगर अभी आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर JNK को हमने स्टेट से हटा दिया, हमने उसको क्या बना दिया है? हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इस 2 भाग में बांट दिया। तो अब आप क्या देखोगे कि जब 29 स्टेट हो गई थी तेलंगाना की वजह से, है ना, तेलंगाना की वजह से 29 स्टेट हो गई थी, मगर अब जम्मू कश्मीर को जब आपने हटा दिया तो हमारी कितनी स्टेट रह गई? 28 स्टेट हो गई फिर से। अब आपने क्या करा? 7 में मतलब मगर जम्मू कश्मीर को हटा के 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, तो 7 + 2 9, तो 9 हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। तो इस वक्त ये है, मगर अभी एक रिसेंट आप देखोगे कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को भी अब एक यूनियन टेरिटरी कर दिया है, यानी कि जो 2 थी अलग अलग अब उसको एक कर दिया, तो अब एक और घट गई, तो हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है इस वक्त और 28 स्टेट्स हैं। मतलब करंटली इस वक्त अगर मैं अभी बात करूं तो हमारी 28 स्टेट है, क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट हटा के यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। तो यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख, इन 2 भाग में बांटा है। तो हमारी 28 स्टेट हो चुकी है और 8 यूनियन टेरिटरी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। अब हम आगे आते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अब देखिए जो आपका आर्टिकल 2 था, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब देखिए आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी बाहर की टेरिटरी को, फॉरेन की टेरिटरी को, जो हमारे इंडिया की पार्ट नहीं है, उसको एडमिट कर सकता है, उसको एडमिट कर सकता है, उसको इस्टेब्लिश कर सकता है, एक अपने अंदर एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या लिखा है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। जो कंडीशन सही लगेगी पार्लियामेंट देखेगी, उसके हिसाब से अपने यूनियन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं किसी टेरिटरी को, फॉरेन को, और स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अच्छा लोगों को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बड़ा डाउट आता है। अब देखिए आर्टिकल 3 में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 3 में क्या है ना, हम अपना इंटरनल जो है रीएडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का ही कोई टेरिटरी है, हम उसमें कुछ फेरबदल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर से तेलंगाना निकला,
तो ये हमारा आर्टिकल 3 का हिस्सा है, ये आर्टिकल 2 में नहीं आएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में ही अगर आप कुछ रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो आर्टिकल 3 का हिस्सा है। आर्टिकल 2 में क्या है, जो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं था उसको हमने लिया। देखिए मैं आपको अपने नोट से समझा दे रहा हूं ताकि आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पहले डिफरेंस पता लग जाए, अक्सर कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, टेरिटरी विच आर एक्वायर्ड, जो भारत ने एक्वायर करा है, जो भारत का पार्ट नहीं है, मतलब जो भारत का पार्ट नहीं है जिसको हमने एक्वायर करा है, मतलब वो फॉरेन टेरिटरी में था, हमने एक्वायर करा है, ठीक है, इंडिया का पार्ट नहीं था शुरू से वो। जैसे कि आप देखेंगे सिक्किम, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 3 का कह रहा है जो भारत के पहले से ही पार्ट है ना। अब तेलंगाना जो अलग स्टेट बना है, मगर आंध्र प्रदेश तो पहले से भारत का पार्ट था ना, समझ रहे हैं आप, उसे डील करता है आर्टिकल 3 आपका। आर्टिकल 3 टेरिटरीज विच इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है उससे डील करता है। मैं अपने नोट से भी आपको आर्टिकल 2 एक बार पढ़ा देता हूं। देखिए जो अभी पढ़ा है वही सेम चीज है, मगर थोड़ा सा इसमें मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंक फिट। तो पार्लियामेंट के पास अच्छी खासी पावर है, ठीक है, तो वो चाहे तो कोई न्यू टेरिटरी, मतलब फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। देखिए जैसे कि द मर्जर ऑफ सिक्किम बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, जो सिक्किम को हमने एक्वायर किया था वो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेके हमने एक्वायर करा था, वो आर्टिकल 2 का हिस्सा है, क्योंकि सिक्किम हमारे भारत का पार्ट नहीं था पहले से, ठीक है। अब ये केस लॉ आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, ये आपका खत्म हो गया आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है उस पर हम आते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 3 आपका कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। देखिए पार्लियामेंट मे बाय लॉ, अब देखिए पार्लियामेंट लॉ के तहत, मतलब लॉ के अंतर्गत रहते हो क्या कर सकता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मान लीजिए जैसे कि इसी में आंध्र प्रदेश वाला एग्जांपल बैठेगा, मान लीजिए आंध्र प्रदेश है ये, है ना, इसी के अंदर से एक हिस्सा निकाल के तेलंगाना बना दिया, ठीक है। ये तो देखिए पहली लाइन ये लिखी है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब एक स्टेट से कुछ पार्ट टेरिटरी का निकाल के एक न्यू स्टेट बना सकती है, आप समझ गए एग्जांपल। और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, अब मान लीजिए एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, इसको यूनाइट कर दिया, मिला के एक स्टेट बना दिया, ऐसा कर सकती है ना, ऐसा कर सकती है। और क्या कर सकती है, और पार्ट ऑफ स्टेट, या मगर कुछ इसका पूरा ना लेके कुछ पार्ट ही एक्वायर कर ले, ठीक है। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब मान लीजिए कि ये स्टेट है हमारा और एक ये मतलब एक स्टेट है, इसका कुछ पार्ट ही एक्वायर कर लिया, समझ रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकती है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 3 में हम खाली उन्हीं की बात का जिक्र कर रहे हैं जो इंडिया में ऑलरेडी पार्ट है, मतलब जो भूमि इंडिया की पहले से ही पार्ट है उसमें हम फेरबदल कर रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं ले रहे, फॉरेन कंट्री से कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा और क्या क्या पावर है पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंदर, आइए हम उसको भी देखते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, वो चाहे तो किसी भी मतलब किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश मतलब कम कर सकती है, ठीक है। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, मतलब जो उस स्टेट की बाउंड्री है ना उसको ऑल्टरेशन कर सकती है उसमें कुछ, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो ये सब कर सकती है वो। तो आप देखेंगे पार्लियामेंट को अच्छी खासी पावर है। अच्छा अब ये सब करने से पहले ये देखिए कोई भी आपका जो मान लीजिए कोई आपको लॉ लाना होता है ना, तो पहले वो बिल के फॉर्म में होता है। आप देखेंगे जो ये एग्रीकल्चर जो अभी कृषि कानून का विरोध हुआ था, तो वो पहले एक बिल था, पहले एक बिल था वो, ये आप देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, पहले वो बिल था, है ना, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था वो। तो बिल क्या होता है, पहले आप किसी एक हाउस में लाते हैं, मान लीजिए लोकसभा में लाए, तो वहां पर पास होने के बाद, ठीक है, अब वो अलग बात है सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। वहां से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाने के बाद वो क्या होता है, प्रेसिडेंट की साइन होती है, और जब प्रेसिडेंट साइन करता है तभी जाके एक बिल जो है एक एक्ट बनता है ना। कोई बिल एक्ट कब बनता है, जब वो दोनों हाउस से पास हो जाए और पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन कर दे उस पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको भी ऐसे समझा दिया। अब देखिए जब ये वाला बिल लाना आपको कि जैसे मतलब आर्टिकल 3 के अंदर आपको अगर कुछ करना है कि मान लीजिए एक स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है, इंक्रीज करना है, साइज डिमिनिश करना है, ये सब अगर आपको करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली हाउस में नहीं ला सकते। जैसे और बिल को तो मान लीजिए आप ला सकते हैं, लोकसभा में ले आए, मगर इस बिल को लाने के लिए सबसे पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लेनी पड़ेगी। देखिए प्रोवाइडेड एट नो बिल फॉर द पर्पज शैल, आप देखेंगे वर्ड शैल का जिक्र है, यानी कि कोई आपका डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा, है ना। तो प्रोवाइडेड नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आप दोनों हाउस में से किसी हाउस में नहीं ला सकते ये बिल, एक्सेप्ट कब तक,
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, यानी आप पहले प्रेसिडेंट साहब से बोलोगे प्रेसिडेंट साहब हम ये बिल लाना चाह रहे हैं, वो अपनी रजामंदी या रिकमेंडेशन दे देगा, तब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी हाउस में। अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट, द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू। अब देखिए एक चीज और है, अब जिस स्टेट की हम बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं या इंक्रीज, जो ये बातें लिखी हैं, जिस स्टेट का हम ये कर रहे हैं काम, अब वो स्टेट जो है अफेक्टेड स्टेट है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो स्टेट को, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि उस स्टेट की विधानसभा को ये प्रस्ताव भेजेगा, मतलब उनको उनका व्यू जानेगा। देखिए स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू, उसका व्यू जानने के लिए उसको ये बताएगा कि भाई ये चेंजेस पार्लियामेंट करना चाह रही है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। देखिए जो टाइम लिमिट प्रेसिडेंट देगा ना कि इस टाइम लिमिट में स्टेट लेजिस्लेचर को आपको बताना है, अपना व्यू देना है, अगर उस टाइम लिमिट में वो स्टेट लेजिस्लेचर दे देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगी, तो यानी पार्लियामेंट को यहां पर एक एज है। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है ना, स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर, मगर देखिए यहां देखेंगे सेंट्रल ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फेडरल है हमारा कंट्री, मगर कुछ जगहों पर सेंट्रल ज्यादा रोल प्ले करता। तो ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको यूनिटरी वाला पढ़ाते वक्त जब मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था ये चीज कि जो है यहां पर एक एज है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट को एक एज है यहां पर। देखिए स्टेट अफेक्टेड है, मगर आप यहां देखेंगे स्टेट का राय ली जा रही है, ओपिनियन लिया जा रहा है, मगर स्टेट का, अच्छा हाँ एक बात और, अगर स्टेट नेगेटिव अगर अपना व्यू देते ना कि नहीं पार्लियामेंट जो कर रही है हम वो नहीं चाहते, तब भी बाउंड नहीं है, तब भी पार्लियामेंट चाहे तो चेंज कर सकती है। देखिए या तो आप पॉजिटिव देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तब भी बाउंड नहीं है, अगर आप नेगेटिव दे रहे हो तब भी बाउंड नहीं है। देख लीजिए, एज द प्रेसिडेंट में अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज एक्सपायर्ड। अब देखिए वही अगर आप जो पीरियड आपको दिया गया और आपने उसमें नहीं बताया, अपना व्यू नहीं दिया, तो भी आप जो है आप जानते हैं कि जो है पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसको अपनी नोट से पढ़ा देता हूं तो आपको थोड़ा आसानी होगी। मैंने कंडीशंस लिख रखी हैं इसके अंदर, देखिए कंडीशंस क्या क्या है। ये काम कौन कर सकता है, आर्टिकल 3 वाला पार्लियामेंट ही कर सकती है, पहली बात, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट टू रिकमेंडेड फर्स्ट, आपको बता दिया मैंने, पहले हमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लेना पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट टू रेफर द बिल टू द अफेक्टेड एरिया एंड द प्रेसिडेंट विल रेफर द बिल टू द अफेक्टेड एरिया, यानी द प्रेसिडेंट विल रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, वहां की विधानसभा को भेजेगा, ठीक है। क्यों भेजेगा, ओपिनियन लेने के लिए। स्टेट ओपिनियन नॉट बाइंडिंग ऑन बट मैंडेटरी। अब देखिए स्टेट का जो ओपिनियन होगा, मैंने आपको क्या बताया, स्टेट का जो ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, पार्लियामेंट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है उससे। हाँ मगर मैंडेटरी है, आप ऐसा करेंगे आप, ऐसा नहीं कि आप स्टेट लेजिस्लेचर को ओपिनियन के लिए भेजे ही ना, ये चीज गलत है, आप भेजेंगे उसको, हाँ उसका जो व्यू होगा या उसका जो ओपिनियन होगा उससे आप बाउंड नहीं है। तो एक केस लॉ था उसके ऊपर, बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें मैंने कुछ बातें लिख रखी है। प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन इज ऑब्लिगेटरी इफ इट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 3। द वर्ड शैल लिखा है, नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब वही मैंने जो आपको बताया, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रेसिडेंट विल रेफर द बिल टू द अफेक्टेड स्टेट विच आर गेटिंग अफेक्टेड, जो अफेक्ट होगा, है ना। स्टेट कैन गिव ओपिनियन, प्रेसिडेंट को पूछना अफेक्टेड स्टेट से मैंडेटरी है, लेकिन उनकी ओपिनियन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 3 पूरा हो जाता है। देखेंगे मैंने आपको बड़े डिटेल में इसको पढ़ाया है। अच्छा आर्टिकल 4 कुछ नहीं है, इसमें ये कहता है कि जो आप चेंजेस लाते हैं ना, जो हम जो 2 मतलब यानी कि जो हम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करेंगे आर्टिकल 2 में, या फिर जो ऑल्ट्रेशन या इंक्रीज डिक्रीज साइज करेंगे, जो बातें लिखी हैं, तो वो एक तरीके का आप वो 368 का अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना, समझ रहे हैं आप। देखिए मैं पढ़ा दे रहा हूं, नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ 368। जो 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है ना, उसके अंदर ये नहीं आता, ठीक है। नॉर्मल आप अमेंडमेंट कर सकते हो, मतलब नॉर्मल आप कोई लेजिस्लेचर कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली पार्लियामेंट चाहते हो कर सकती है, ठीक है। मगर अब देखिए क्वेश्चन कहां आके फंसा, ये जो डिमिनिश वाली बात है ना, कि क्या हम अपना जो एरिया है अगर मान लीजिए डिमिनिश करके अपने ही इंडिया की टेरिटरी में रख रहे हैं तो ठीक है, क्या हम फॉरेन टेरिटरी को भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपना हिस्सा पार्लियामेंट को, क्या हमने इतनी पावर दे दी कि वो अपने किसी स्टेट का टेरिटरी को घटा के किसी दूसरे को दे दे, दूसरी कंट्री को दे दे, क्या ये कर सकती है क्या भाई। ये सवाल बहुत अहम सवाल है ना, कि भाई आपने पार्लियामेंट को कहीं इतनी पावर दे दी कि कहीं वो कल को हमारे इंडिया के कोई टेरिटरी को बाहर कंट्री को दे दे, चाइना को दे दे, पाकिस्तान को दे दे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, एक केस लॉ आया था, ध्यान से आप देखिएगा इसको। केस लॉ का नाम है इन रे बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला,
कैन पार्लियामेंट सीड इंडियन टेरिटरी। देखिए जो आपका क्वेश्चन में भी लाता हूं मैं, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस कवर करवाते ही चल रहा हूं। आपका क्वेश्चन था ये, देखिए थर्ड पार्ट था ना, कैन देयर बी सेसेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, कि क्या आप अपने भारत का कुछ पार्ट मतलब छोड़ भी सकते हो उसको। तो देखिए अब देखिए सेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्या आप घटा सकते हो। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए वैलिडिटी ऑफ द 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया, रामकिशोर सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। यानी कि रे बेरूबारी यूनियन में बोला गया, क्या बोला गया कि अगर आप डिमिनिश करोगे ना, समझ रहे हैं आप उसको डिमिनिश करेंगे तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बाकी और चीजों में इंक्रीज करना है साइज, है ना, नाम ऑल्टर करना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, तो इन सब चीजों में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इसको भी लिख रखा है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगर आप कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं मान लीजिए फॉरेन कंट्री से, तो देखिए कैसे होगा, नो लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड, कोई कानून पास करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू पास एनी एक्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी, सिंपली शेड्यूल 1 को अमेंड कर सकते हैं आप, है ना, अमेंड करके आप कर दीजिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल अमेंडमेंट हो रही है। द ड्यूरी ट्रांसफर इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, मतलब जो ट्रांसफर होगा मगर इंटरनेशनल लॉ के तहत, ऐसा नहीं कि आप लॉ के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। जैसे देखिए गोवा, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, कैरिकाल, माहे, यामन, ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो पूरा आर्टिकल्स हमने पढ़ लिया अच्छे से 1 to 4। अब हम आंसर पे आते हैं अपने। अब देखिए आंसर रीड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि क्यों हमने वर्ड यूनियन चूज करा, ठीक है। अब आपका सब क्लॉज 3 हम पढ़ेंगे सॉरी। प्रोवाइड दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज ऑफ, मैंने आपको क्या बताया था किस किस चीज से बनी इंडिया। हमारी जो टेरिटरी जो नक्शा दिखता है स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, जो कहां दे रखा फर्स्ट शेड्यूल में, या सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड। एज में बी एक्वायर्ड मतलब बता दिया मैंने आपको, जो हमने एक्वायर करी है, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ठीक है। इस वक्त करंटली हमारे कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। कैसे, तेलंगाना आने के बाद 29 हुए थे, मगर फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा हटा दिया गया, तो क्या हो गया 29 से फिर से 28 हो गए। मगर अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी, 2 भाग में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गए, तो 7 + 2 9 हो गए। मगर दादर नागर हवेली और दमन दीव को अब 1 कर दिया, इसलिए अब टोटल 8 है इस वक्त करंटली, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मंथ भी बता दे रहा हूं आपको, फरवरी, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर सिंपली बता रखा है कि क्या क्या स्टेट्स, देखिए हमारे स्टेट के नाम आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, ये नाम है स्टेट्स के। इसको तो समझ गए होंगे आप, जो ये स्टेट दे रखा ना उसी को बता रखा है इन्होंने। फिर उन्होंने उसका नाम दे रखा है यूनियन टेरिटरीज का, इसको भी मुझे कोई रीड कराने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही देख लोगे कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है हमारी, ठीक है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, अदर टेरिटरीज में भी एक्वायर्ड, भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 2 मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था उसके अंदर, हम कोई फॉरेन लैंड को, फॉरेन टेरिटरी को अपने यूनियन के अंदर एडमिट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे, पार्लियामेंट के पास पावर है, लॉ के तहत, मगर लॉ के तहत, बाय लॉ, याद रखिएगा बाय लॉ, ऐसा नहीं है कि लॉ के अगेंस्ट जाके आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस भी आपको मालूम है, क्या मालूम है, आर्टिकल 2 में हम क्या करते हैं कि फॉरेन लैंड जो हम एक्वायर करते हैं ना, तो ये वहां की बात है, जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है उसको हम ले रहे हैं, और आर्टिकल 3 में क्या है, इंडिया का जो पार्ट है उसी में इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 3 आ गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा, कि कैसे कैसे मतलब एक स्टेट के अंदर से 2 पार्ट कर दिए उसके, है ना, अलग अलग स्टेट में बांट दिया, या फिर कुछ स्टेट का पार्ट लेके मतलब 1-2 स्टेट को मिला दिया, या फिर एक स्टेट या दूसरे स्टेट का थोड़ा सा पार्ट लेके एक मिला के एक स्टेट बना दिया। तो ये सब हम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं साइज, डिमिनिश, ऑल्टर, और ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। डिमिनिश को मैंने आपको बता दिया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, रे बेरूबारी केस था, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब क्या बोला, इट मे बी नोटेड एट द बिल टू दिस इफेक्ट शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। इफ द विल अफेक्ट द एरिया, और जिस स्टेट को अफेक्ट करेगा, हम द प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को भेजेगा किसको, लेजिस्लेचर के पास, यानी कि उस स्टेट की विधानसभा को भेजेगा, क्यों, उसका व्यू लेने के लिए, उसका व्यू लेने के लिए कुछ टाइम इंटरवल देगा उसको, इस टाइम में आपको बताना है, उस टाइम में बता देगा, ठीक है, नहीं बताएगा तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। और अगर नेगेटिव भी बताएगा कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा पार्लियामेंट का जो सुझाव है, तो भी वो बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट जाएगी तो बदल देगी। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, कैन देयर बी सेसेशन,
जो आपको एक पूरा क्वेश्चन था, तो आपको याद होगा द क्वेश्चन इज टू वेदर पार्लियामेंट हैज पावर टू डिमिनिश, क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर भी कि वो डिमिनिश कर सकती है? तो मैंने आपको क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट थ्रू रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट बाय इंटरप्रेटिंग, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा आर्टिकल 2 और 3 को, क्या बोला, डील विद द इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट of India, therefore any agreement or territory with foreign country involving transfer of territory to foreign state cannot be implemented by simple passing law। यानी कि आप अपने इंडिया में तो चलिए बांट सकते हैं किसी स्टेट को, मगर आप फॉरेन टेरिटरी को तो आप सिंपल ऐसे नहीं बांट सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना होगा, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ा भी था 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया था उस दौरान, ठीक है। और क्या केस था, बेरुबारी यूनियन वाला केस था। अभी देखिए वही वाली बात है, इज यूनियन ऑफ इंडिया फेडरेशन क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिकन वाला अलग था जिसमें स्टेट ने एग्रीमेंट करके बने थे, और हमारे में क्या था, हम यूनियन ऑफ स्टेट है, ये उसके बारे में। अब कंक्लूजन में देखिए, इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन पोसेस ऑल एसेंशियल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सारी विशेषता उसके अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको बता दिया था मैंने, क्या होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाइना वाने की तरह नहीं हो कि एक ही पावर रूल कर रही है, ठीक है। यहां पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। और आप देखेंगे कि 3 पिलर भी है हमारे, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बटा हुआ है ना। तो इन सब चीज से पता लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, मगर कुछ जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऊपर एज लेती है, जैसे कि इमरजेंसी हो गया, इन सब सर्कमस्टांसेस में। तो अमेरिकन फेडरल सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस विच एग्जिस्टेड देयर, इंडियन फेडरलिज्म इज द क्रिएशन ऑफ इट्स ओन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। Therefore, both must differ according to the difference of their respective soil. In the opinion of Dr. K.C. Weir, Indian Constitution is a quasi-federal। मैंने आपको पढ़ा दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, quasi-federal है, ठीक है। तो आप इसको आंसर को रीड करिए। अगर आप आंसर 1 या 2 बार आप मेरे आंसर को इसको रीड करेंगे ना, तो आपको अपने आप ये आंसर याद हो जाएगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। थैंक यू।